अपना हुनर दिखाइए। वोटिंग शुरू हो चुका है और बख्तियारपुर के बूथ संख्या 223 और 223 ए, 224 और 224 ए पर इस वक्त हम मौजूद है। देखिए यहाँ पर कोरोना को लेकर के खास पहल की जा रही है और सतर्कता बरता जा रहा है। देखिए जो लोग आ रहे हैं सबसे पहले उन्हें उनका थर्मामीटर से उनके बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता है। उसके बाद यहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। जो मतदाता यहाँ आएंगे पहले उन्हें टेम्परेचर उनका लिया जाता है, उसके बाद सैनिटाइजर उन्हें दिया जाता है और साथ ही साथ मास्क लगाने की हिदायत दी जाती है और उसके बाद ग्लव्स भी दिया जाता है। और यहाँ देखिए जहाँ पर वोट डालने वो जाएंगे वहाँ की हम तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर गोल घेरा बना दिया गया है और जो तमाम जो मतदाता हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घेरा में खड़े हैं और जो यहाँ सुरक्षा बल जो यहाँ पर तैनात हैं वो लगातार उन्हें निर्देश दे रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके रखें। कोई व्यक्ति बिना मास्क के अंदर नहीं जा सकता है। इस बात की यहाँ पर खास पहल की गई है। कुछ जो मतदाता जो सुबह सुबह यहाँ पर पहुंचे उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कि इस बार जब आप मतदान कर रहे हैं तो कैसा उम्मीदवार चुनेंगे, खासतौर पर बख्तियारपुर के लिए? जैसे पहले चलते आ रहा है उसी तरह। विकास हुआ आपके क्षेत्र में? जी। और भी यहाँ जो मतदाता है देश भर में कई नेताओं को आपने सुना होगा, इस बार आपको उम्मीदवार कैसा चाहिए? उम्मीदवार तो जो भी है वो जनता का ही भलाई सोचे, अपनी भलाई ना सोचे, है ना। शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए, देश अपने आप विकास कर जाएगा। बिल्कुल, शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए। महिला भी हैं, हम उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा आप इधर आ जाएंगे, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपसे। लगता है कि आधी आबादी की जो पूरी मांग है वो पूरी हो चुकी है या आधी आबादी को भी बहुत कुछ सरकार के लिए करना है? नहीं, मांग हो गई है, पूरा हो गया है। सरकार को अभी और भी कुछ आप लोगों के लिए करना लगता है कि महिलाओं के हित के लिए सरकार को और काम करने चाहिए? हाँ, तो करना चाहिए, तो ठीक है, तो करेंगे आप। महिला थी और तमाम जो वोटर हैं, वोटर का कहीं न कहीं चुनाव के दिन जो होता है वो मिजाज बदला होता है। और जब वोट कास्ट वो करने जाते हैं इस लोकतंत्र के महापर्व में, जब वो हिस्सा लेते हैं तो उनके जहन में एक बात ये जरूर होती है कि जब वो अपना वोट करेंगे तो ऐसे उम्मीदवार को चुनेंगे जो उनका और उनके क्षेत्र का भला करेगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 बख्तियारपुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बिहार के फुलवारी शरीफ से दे रहे हैं, जहां पर 5 मकामात पर ईवीएम खराब हैं। बूथ नंबर 300, 107, 125, 80 और 353 पर ईवीएम में खराबी की खबर है। तो एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं फुलवारी शरीफ से। कुछ देर पहले गोपालगंज से आपको खबर दे रहे थे, जहां पर ईवीएम में खराबी की वजह से 1 घंटे की ताखीर हो गई, लेकिन अभी तक वहां पर वोटिंग नहीं शुरू हुई थी। और इस बीच बड़ी खबर बिहार के फुलवारी शरीफ से भी आ रही है, जहां पर 5 मकामात पर ईवीएम खराब हैं, यानी 1 घंटे का वक्फा गुजर गया, अभी वोट कास्ट करने का अमल शुरू नहीं हुआ है। बूथ नंबर 300, 107, 125, 80 और 353 पर ईवीएम में खराबी की खबर है, जिसके बिना पर अभी तक वोट कास्ट नहीं किया जा सका है। लोगों की लाइनें बज़ाहिर लगी होंगी क्योंकि लोग अपना वक्त निकालकर पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे हैं। हालांकि उनकी तादाद भले ही कम हो, लेकिन उनका वक्त बहुत अहम होता है वोटर्स का। ऐसे में जब ईवीएम में खराबी हो और वो लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो तो वो किस दुश्वारी से गुजर रहे होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बिहार के फुलवारी शरीफ से बड़ी खबर इस वक्त की दे रहे हैं, जहां के 5 मकामात पर फुलवारी असेंबली हलके के 5 पोलिंग बूथ पर ईवीएम में खराबी की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ये पहली खबर नहीं है, पहले मरहले के तहत भी हमने कई मकामात पर ऐसा देखा था कि 1 और 1.5 घंटे गुजर गए वोटिंग शुरू होने के बाद भी ईवीएम सही नहीं होने की वजह से वोट
कास्ट करने का अमल शुरू नहीं हो पाया था और दूसरे मरहले के तहत भी कुछ ऐसी खबरें हमारे सामने आ रही हैं। इस वक्त की खबर फुलवारी शरीफ से आपको दे रहे हैं। वहीं बात अगर हम भागलपुर की कर लें तो भागलपुर के हवाले से भी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भागलपुर में नाथनगर हलके में ईवीएम खराब है। 191 बूथ नंबर का ईवीएम खराब हो गया है। राय दहिंदगान को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको भागलपुर से दे रहे हैं। यहां पर भी ईवीएम में खराबी की खबर है और आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आवाम अपना वक्त निकालकर पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं अपने काम को दरगुजर कर। सबसे पहले वो चाहते हैं कि वोट कास्ट करें, अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें ताकि उनका 5 साल का मुस्तकबिल खुशियों से लबरेज रहे, बेहतर रहे। लेकिन जब वो अपने अपने इलाके के पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं और वहां पर ईवीएम में खराबी की खबर हो तो उनकी दुश्वारियां मजीद बढ़ जाती हैं। राय दहिंदगान को परेशानियों का सामना भागलपुर के एक नाथनगर हलके में करना पड़ रहा है क्योंकि वहां पर ईवीएम खराब है। तो 3 से 4 खबरें हम तक मौसूल हो पाई जो मुख्तलिफ इलाकों की हैं, मुख्तलिफ अजला की हैं, जहां पर ईवीएम में खराबी की वजह से अभी तक वोट कास्ट करने का अमल यानी वोटिंग का अमल शुरू नहीं हो पाया है। भागलपुर में नाथनगर हलके में ईवीएम खराब है जिसकी वजह से वोटर्स को परेशानियों का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 191 बूथ नंबर पर ईवीएम खराब। तो बिहार में दूसरे मरहले के तहत 17 अजला की 94 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर आवाम की कतारें लंबी लंबी दिखाई दे रही हैं। 8 बज चुके यानी 1 घंटे का अरसा बीत चुका है। आज सुबह 7 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हुआ और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल किया जा रहा है। खास इंतजाम किया गया है। आवाम को सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने के लिए बजिद किया जा रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं सर्कल किस तरह से बना हुआ है ताकि आवाम सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए जमहूरियत के जश्न में शामिल होकर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर सकें। बेहद तस्वीरें ये दिखाती हैं, तस्वीरें सब कुछ बयान करती हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर यानी कोरोना गाइडलाइंस को लेकर, एसओपीज को लेकर किस तरह से अमल किया जा रहा है। इस की कहानी खुद तस्वीरें बयान कर रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे मकामात हैं जहां की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको वक्तन फवक्तन दिखा रहे हैं जहां पर कोई खास ख्याल सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया है। तो बड़ी फाइट है दूसरे मरहले के तहत। कई उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अवाम आज ईवीएम में मुक़य्यद कर देंगी। जेडीयू के लिए अना का मसला है क्योंकि 43 सीटों में से इस बार जिस तरह से जेडीयू ने उम्मीदवार उतारे हैं, पिछली बार यानी 2015 में 15 सालों में किस तरह से सरकार ने काम किया उसका एक तरह से अवाम की जानिब से फैसला ईवीएम में मुक़य्यद किया जाना है। जेडीयू को दूसरे मरहले के तहत पिछली बार 2015 में 30 सीटें मिली थी और इस बार वीआईपी अगर कैंडिडेट की हम बात करेंगे तो कई बड़े लड़ैया मैदान में हैं, सब पर निगाहें टिकी हुई हैं। राघोपुर असेंबली सीट जो कि तेजस्वी यादव का असेंबली हलका है। राघोपुर के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ के लोग एमएलए नहीं बल्कि सीएम चुनते हैं। इस बार देखना ये होगा कि जो रिवायत रही है इस इलाके के बारे में जो कहा जाता रहा है क्या वो एक बार फिर से पूरा होता है या नहीं, क्योंकि 1995, 2000 और 2005 में 3 बार यानी 15 साल जब लालू प्रसाद यादव की सरकार रही तो उन्हीं के खानदान के पास ये सीट रही और अब इस सीट से यानी राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव इस बार इंतखाबी तशहीर में उनके हमरा नहीं रहे, लेकिन इसका कुछ असर खातिर खा असर देखने को नहीं मिला क्योंकि तेजस्वी यादव को सुनने के लिए भी भारी भीड़ और जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया उसको सुनने और समझने के लिए भारी भीड़ देखी गई। ऐसे में एनडीए के सामने एक बड़ा चैलेंज बनकर उभरते हुए दिखाई दिए तेजस्वी यादव। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो वोटर्स चुनावी सभा में इंतखाबी तशहीर में मौजूद रहे क्या वो वोटर में तब्दील हो पाएंगे, क्योंकि आवाम तो वहाँ मौजूद थे, क्या ये वोटर बन पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। सियासी मुबस्सिरीन
भी यही कहते हैं। लेकिन चुनावी वादों की अगर हम बात करेंगे, इंतखाबी मंशूर की बात करेंगे, तो मुख्तलिफ पार्टियों ने, एनडीए ने कई वादे किए। अजीम इत्तेहाद ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया, तो पलटवार करते हुए एनडीए ने भी 19 लाख नौकरी देने का वादा कर दिया। तो वहीं अगर बात हम फ्रंट की करेंगे, क्योंकि इस बार का इंतखाब इसलिए भी अहम है कि कई एक फ्रंट, कई एक इत्तेहाद मंजर आम पर आए। जब ये इत्तेहाद बनाए जा रहे थे उस वक्त शक व शुबहात भी आवाम के जहन में थे कि वो कन्फ्यूजन का शिकार है, लेकिन धीरे धीरे ये कन्फ्यूजन आवाम ने कहा कि वो दूर होती जा रही है और वो अपना नुमाइंदा मुंतखब कर रहे हैं। ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, जिसमें 6 पार्टियां हैं, MIM, RLSP और BSP, दूसरे मरहले के तहत RLSP की 29 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। BSP ने 33 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। तो वहीं अगर बात LJP की हम कर लेंगे तो LJP ने 52 सीटों पर दूसरे मरहले के तहत इंतखाबात में, यानी दूसरे मरहले के तहत हो रहे इंतखाब में उम्मीदवार उतारे हैं। इसी तरह से अगर मसाइल की हम बात करेंगे, दूसरा बड़ा इत्तेहाद की अगर हम बात कर लें तो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जो कि जन अधिकार पार्टी यानी पप्पू यादव ने कई पार्टियों से मिलकर बनाया है। तो ये इत्तेहाद है, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ अजीम इत्तेहाद। तो तीसरे रुख की अगर हम बात करेंगे तो तीसरा रुख कई अलायंस की जानिब इशारे करता है। ये तमाम उम्मीदवार की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। दूसरे मरहले के तहत कई बड़े लीडर आज चुनावी मैदान में है। तो ना सिर्फ लालू यादव के 2 लाल, बल्कि नीतीश कुमार के 4 वज़रा की किस्मत दांव पर लगी है। और अगर नए सियासी करियर का आगाज़ करने वाले उम्मीदवार की बात करेंगे तो उनकी भी फहरिस्त है। पुष्पम प्रिया सरे फहरिस्त हैं। लव सिन्हा, जो कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, पहली बार इंतखाबी मैदान में किस्मत आजमाई कर रहे हैं। उनकी किस्मत का भी फैसला बांकीपुर से अवाम आज वोटर यानी वोट के जरिए EVM में मुक़य्यद कर देगी। तो वहीं चंद्रिका राय एक खास नाम इस इंतखाब में देखा जा रहा है, क्योंकि पारस असेंबली सीट पर भी आज इंतखाब होना है। चंद्रिका राय जो कि तेज प्रताप यादव के ससुर हैं और इस बार वो RJD में नहीं बल्कि JDU के इंतखाबी निशान से चुनावी मैदान में है। और तेज प्रताप यादव की अहलिया यानी उनकी वाइफ ने खुद अपने वालिद के लिए इंतखाबी तशहीर की थी। अब देखना ये होगा कि चंद्रिका राय, पार्टी तो बदल चुके हैं, क्या आवाम का भरोसा उन पर कायम उदायम रहेगा या नहीं। वहीं नीतीश कुमार के आबाई ज़िले नालंदा में भी आज इंतखाब हो रहे हैं, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। नालंदा के बारे में ये कहा जाता रहा है, क्योंकि यहाँ पर 7 असेंबली सीटें हैं, कि चुनाव नालंदा में चेहरा कोई भी हो, लेकिन शक्ल जो है नीतीश कुमार का ही होता है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने आबाई ज़िले को। ऐसे में ये समझना और देखना ज़रूरी हो जाता है कि किसी रियासत का चीफ मिनिस्टर, वज़ीर आला, उसके आबाई ज़िले में किस हद तक तरक्की हो पाई है। ये भी हम अपने नुमाइंदों से जानने की कोशिश करेंगे जो नालंदा से हमारे साथ जुड़ेंगे। वहाँ पर वोटर्स का क्या मूड है ये भी हम बताएंगे, क्योंकि दूसरे मरहले के तहत नालंदा के 7 असेंबली सीटों पर इंतखाब हो रहे हैं। तो ये हमेशा ये कहा जाता रहा है कि नीतीश कुमार के आबाई ज़िले में चेहरा पार्टी किसी को भी बनाए, लेकिन नीतीश कुमार ही उस इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं। वोटर्स की तादाद, खासी तादाद देखी जाने लगी है, क्योंकि 8 बज चुके हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो हम तक तस्वीरें पहुंच पा रही हैं उनमें आवाम की तादाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा वैसे वैसे आवाम की तादाद बढ़ती हुई जाएगी। अब देखना ये होगा कि दूसरे मरहले के तहत वोटिंग फीसद कितनी रिकॉर्ड की जाती है। अगले आने वाले 5 साल में अपना बेहतर भविष्य चुनने का उनके पास ये एकमात्र मौका होता है। इसमें अगर कहीं चूक हो गई, इसमें अगर कहीं ढिलाई हो गई तो 5 साल हम लोग के बर्बाद हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे अपील भी की है, आग्रह भी किया है कि अपने अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो आपको लगता है कि आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है, जो बिहार को बेहतर विकास की राह पर लेकर जा सकता है, उनको ज़रूर चुनें। जो चिराग पासवान का रद्दमल आप देख रहे थे, उन्होंने कहा कि जो बिहार को
बिहार को और बिहार के मुस्तकबिल को संवार सकता हो, बेहतर बना सकता हो, ऐसा नुमाइंदा आप अपने लिए चुनें। आवाम से उन्होंने गुजारिश की, अपील की कि आप वोट कास्ट करने के लिए अपने अपने पोलिंग बूथ्स पर आएँ, क्योंकि वो भी वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ पर गए थे। वहीं अगर बात सुशील कुमार मोदी की कर लें तो उन्होंने भी वोट कास्ट किया और उन्होंने आवाम से अपील की कि आप कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करते हुए पोलिंग बूथ्स पर पहुंचे और अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। चिराग पासवान और एलजेपी पार्टी का इस बार काफ़ी जोर शोर रहा, क्योंकि चिराग पासवान ने जिस तरह से तेवर रुख इख्तियार किया, उस रुख ने अवाम को कहीं ना कहीं कशमकश में, तजस्सुस में ज़रूर डाला कि एक तरफ आप बीजेपी की तारीफ़ें करते हैं तो दूसरी तरफ आप नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? लेकिन धीरे धीरे बात वाज़े हो गई। बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं एलजेपी के लिए दिख रहा है, तो वहीं लगातार पॉलिसियों को लेकर और नीतीश कुमार पर हमले लगातार एलजेपी लीडर चिराग पासवान करते आए हैं। वहीं कल अगर मुंगेर की हम बात करेंगे तो मुंगेर के हवाले से उन्होंने नीतीश कुमार पर ताज़ा हमला और बड़ा हमला करते हुए कहा था कि मुंगेर में दरअसल श्रद्धालुओं पर जो फायरिंग पुलिस एहलकारों ने की थी वो नीतीश कुमार के कहने पर की गई थी। यानी इतने बड़े इल्ज़ामात लगाए चिराग पासवान ने। इसी तरह से वो पॉलिसियों को लेकर भी नीतीश कुमार पर हमलावर रहे। ऐसे में अब देखना ये होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भले ही चिराग पासवान गेन ना कर पाए, उनकी पार्टी गेन ना कर पाए, लेकिन जेडीयू के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकती है। सुशील कुमार मोदी ने क्या कुछ कहा था, आइए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। से भारी मतदान दूसरे चरण में होना चाहिए, क्योंकि दूसरे चरण के अंदर जो सीटें हैं वहाँ आबादी का घनत्व बहुत ज़्यादा है पहले की तुलना में। से लोग घरों से निकले और वोट करें, इसलिए सभी लोगों से अपील है, खास करके पटना शहर के अंदर जो शहरी मतदाता है वो कई बार घरों से कम निकलते हैं, तो उन सभी लोगों से अपील, और पूरे बिहार के अंदर जिन सीटों पर भी चुनाव हो रहा है कि लोग घरों से बाहर निकले, दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें और अपने वोट का अवश्य मतदान करें। तो बिहार में 94 असेंबली सीट को लेकर वोटिंग हो रही है। महफूज जिस असेंबली सीट पर मौजूद हैं वहां का रुख कर लेते हैं। महफूज बताइएगा, इस वक्त आप किस पोलिंग बूथ पर मौजूद है और वहां पर क्या आप कुछ देख पा रहे हैं, क्योंकि 8:15 होने वाले हैं, क्या वोटिंग का अमल तेज हुआ? देखिए सना, हम लोग जो है अभी मौजूद हैं पटना के बीएन कॉलेज में, जहां पे 4 पोलिंग बूथ है। अगर पूरे बाकी पूरे असेंबली हल्का में चूंकि ये पड़ता है तो बाकी पूरे असेंबली हल्का की बात करें तो पोलिंग बूथों पर धीरे धीरे लोग जो है आने लगे हैं। यानी कई पोलिंग बूथों पर लोगों की तादाद ज़्यादा है, कहीं पे कम है, लेकिन तादाद जो है बढ़ने लगी है। और जाहिर है पटना में जहां सबसे ज़्यादा अवेयर लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी पूरे असेंबली हल्का काफ़ी पढ़ा लिखा माना जाता है, तो ये लोग उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ वोटों का परसेंटेज बढ़ेगा। आमतौर पर लोग जो है घरों से नहीं निकलते हैं, लेकिन ये बार बार अपील की गई है कि लोग जो है अपने घरों से निकलें, पोलिंग बूथों पर आएँ और जमहूरियत की इस अजीम त्यौहार में अपनी पूरी शिरकत करें। तो लोग जो है निकलना शुरू हो चुके हैं और न्यूज़ 18 की तरफ से भी लोगों से ये अपील है कि लोग जो है पोलिंग बूथों पर आएँ ताकि वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हो। सना, आपको बताएं कि 17 ज़िलों में बिहार में आज इंतखाब हो रहा है। हिफाजत का काफ़ी सख्त इंतजाम किया गया है। तमाम इलाकों के अलग अलग सूरत हाल है, अलग अलग मसले हैं। कहीं पे सैलाब का मसला रहा है, कहीं पे रोज़गार का मसला है, कहीं किसानों के मसले हैं। पटना में अगर बात करते हैं तो पटना में आमतौर पे लोग जो है रोज़गार के सवाल को लेकर आगे बढ़ते हैं। बुनियादी सवालों को लेकर, जिसमें साफ़ सफाई से लेकर और आबी जमाव का मसला पटना में बना रहता है, ट्रैफिक का मसला बना रहता है। तो ये सब चीज़ें जो है लोगों के जहन में है और उसको लेकर जो है आगे बढ़ रहे हैं। पटना के बांकीपुर असेंबली हलके में चूँकि हम लोग मौजूद हैं, तो बांकीपुर असेंबली हलके में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 22 उम्मीदवार जो है इंतखाबी मैदान में है, जिनके मुकद्दर का फैसला होना है। बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं नितिन नवीन, अजीम इत्तेहाद से कांग्रेस के उम्मीदवार लब सिन्हा हैं, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे, वहीं पुष्पम है, यहाँ पे पुष्पम प्रिया हैं। तो इसके अलावा जो है ये कहा जाए कि बांकीपुर में जो है मुकाबला काफ़ी सख्त होगा, लेकिन लोग जो है अपने बुनियादी सवालों को लेकर, बुनियादी इश्यूज़ को लेकर जो है पोलिंग बूथों पर आ रहे हैं। अगर बात करें मगरबी चंपारण की, मशरकी चंपारण, शिवहर
और सीतामढ़ी, तो ये हलका जो है बाढ़ से और सैलाब से काफ़ी परेशान रहता है। फसलें जो है सैलाब की वजह से उनकी बर्बाद होती रही है। बुनियादी वहाँ पे बुनियादी सवाल काफ़ी हैं। बुनियादी सुविधाएं जो है लोगों को नहीं मिल पाती है। हालांकि तमाम सियासी पार्टियां उन इलाकों के मुकद्दर को बदलने का दावा करती रही हैं, बावजूद इसके मसले बरकरार हैं। इसी तरह वहाँ चीनी मिलें काफ़ी दिनों से बंद हैं। किसान जो है ये कोशिश करते हैं और अपील करते हैं हुकूमत से कि चीनी मिलें अगर शुरू हो जाती है तो जो गन्ना की खेती करते हैं किसान, उनको काफ़ी राहत होगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। तो लोगों के जहन में कई सारे सवाल हैं और आज जो अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने जब लोग पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं तो ये बात भी जहन में रख रहे हैं कि बुनियादी सवालों पर ही लोग जो है कहीं ना कहीं उम्मीदवारों को इंतखाब करेंगे। और ऐसे उम्मीदवार लोग चाह रहे हैं अपने इलाके में, हर इलाके के लोग जो है ये चाह रहे हैं कि ऐसे उम्मीदवार हैं जो आम लोगों के लिए काम के पास एक बार फिर से आएंगे। महफूज हमारे साथ बने रहे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दरभंगा से। बूथ नंबर 76 पर अभी तक वोटिंग शुरू नहीं हुई। दरभंगा ग्रामीण असेंबली के किबरिया मिडिल स्कूल में अभी तक वोटिंग शुरू नहीं हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दरभंगा से। बूथ नंबर 76 पर वोटिंग शुरू नहीं हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन 1.5 घंटे का वक्फा होने को है वोटिंग शुरू होने के बाद, लेकिन अभी तक वोट का अमल यानी वोटिंग का अमल शुरू नहीं हो पाया। दरभंगा में बूथ नंबर 76 पर वोटिंग शुरू नहीं हुई है। ये कोई पहली खबर नहीं। इसी तरह से कुछ देर पहले तकरीबन 4 से 5 खबरें हमने आपको दी जहां पर वोट कास्ट करने का अमल अभी तक शुरू नहीं हुआ, वोटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई। एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दरभंगा से दे रहे हैं जहां बूथ नंबर 76 पर वोटिंग शुरू नहीं हुई है। जाहिर सी बात है आवाम को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा होगा। आवाम अपने घर से वोट कास्ट करने के लिए निकलते हैं, लेकिन जब वो पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं तो वोटिंग मशीन खराब होती है, तो उनकी दुश्वारियां किस हद तक बढ़ सकती है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो दरभंगा में भी बूथ नंबर 76 पर अभी तक वोटिंग शुरू नहीं हुई है। तकरीबन 1.5 घंटे होने वाले हैं वोटिंग का अमल शुरू होने के बाद भी अभी तक दरभंगा में वोटिंग शुरू नहीं हो पाई। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं अपने नुमाइंदे महफूज आलम का, जो कि हमारे साथ पटना के बांकीपुर असेंबली सीट के एक बूथ नंबर पर मौजूद है। अपने नुमाइंदे महफूज का रुख करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। लेकिन अगर ज़िमनी इंतखाबात की हम बात कर लें तो कई रियासतों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, तो वहीं यूपी के 7 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात आज हो रहे हैं। इन सीटों पर सियासी इक्वेशन क्या है वो एक बार आपको बताते हुए चले कि जिन सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उनमें से टुंडला, बंगारू, मऊ और देवरिया, सदर बुलंदशहर, घटमपुर, नौगावा, सादात असेंबली हल्के शामिल हैं। 7 सीटों के लिए 88 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 9 खवातीन उम्मीदवार हैं। यूपी में वोटिंग के लिए 3655 पोलिंग मराकज बनाए गए हैं। 7 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में से 6 सीटें बीजेपी के कब्जे में थी, जबकि 1 सीट पर समाजवादी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए पोलिंग बूथ पर थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम किया गया है। सिक्योरिटी के भी सख्त बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। तो यूपी, गुजरात में आज असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं। वहीं एमपी की तो तफसीलात लगातार वक्फे से हम बता रहे हैं, क्योंकि यूपी में 7 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं और कोरोना गाइडलाइंस पर किस तरह से अमल किया जा रहा है और किस तरह से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, जानेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे संदीप सविता जुड़ रहे हैं। संदीप, आप तक क्या खबरें पहुंच पा रही हैं और आप क्या कुछ देख पा रहे हैं कि जिन 7 सीटों पर आज ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं असेंबली सीटों पर, उन पर वोटिंग का अमल किस तरह से जारी है, बताइएगा। संदीप, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल सना, जिस तरह से कानपुर में घाटमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, यहाँ पर कमल रानी वरुण जो है यहाँ पर भाजपा से विधायक थी और रिकॉर्ड वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी जी। और उसके बाद जब उनकी कोरोना के बाद उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद से ये सीट खाली थी और अब
उस पर उपचुनाव हो रहा है। यहाँ के अगर प्रत्याशियों और मतदाताओं की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 3,25,000 मतदाता हैं जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। और साथ ही अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो यहाँ पर जो भी प्रत्याशी सपा, बसपा और कांग्रेस और भाजपा सभी पार्टियों ने जो है दलित प्रत्याशी को यहाँ पर मैदान में उतारा है। और अगर वोटरों की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 1,10,000 दलित वोटर हैं, उसके बाद 60,000 ब्राह्मण वोटर हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से दलित प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है उसके आधार पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटर जो है कहीं निर्णायक साबित होंगे, क्योंकि जो दलित वोट हैं वो कहीं ना कहीं तकसीम हो जाएंगे। तो इस वजह से ये यहाँ का जो मुकाबला है वो दिलचस्प है। यहाँ पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। वोटिंग की शुरुआती दौर में ही कई केंद्रों में मशीनें खराब हुई हैं। जब मशीनें खराब हुई तो कहीं पर कई पौन घंटे तक करीब जो है शुरुआती दौर से ही मतदान नहीं हो सका, लेकिन मशीन अब ठीक हो गई है। तो जिस ईवीएम ठीक होने के बाद से मतदान शुरू हो चुका है। जी सना, बिल्कुल। और कई खबरें इस वक्त हमने आपको टीवी स्क्रीन पर अपने नाज़रीन को दिखाई, क्योंकि बिहार से भी कुछ ऐसी खबरें मौसूल हो रही थी जहां पर ईवीएम में खराबी की खबर थी। और घाटमपुर की अगर हम बात करेंगे जहां पर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, वहां पर भी वोटिंग का अमल ताख़ीर से शुरू हुआ। मज़ीद तफ़सीलात बता रहे संदीप सविता। सियासी इक्वेशन पर भी उन्होंने नज़र डाली, रोशनी डाली, किस तरह से मुकाबला है, कितना दिलचस्प मुकाबला है। बेहद शुक्रिया। वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। अगर उत्तर प्रदेश के 7 ज़िमनी असेंबली इंतखाबात की बात करेंगे, 7 सीटों पर वहां पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। इसी तरह से अगर गुजरात की हम बात करेंगे तो गुजरात के 8 असेंबली ज़िमनी इंतखाबात सीटों पर आज 8 सीटों पर हो रहे हैं। तो वहीं एमपी की अगर हम एक बात कर लें तो यहाँ पर भी बाई इलेक्शन हो रहा है 28 सीटों पर। और सरकार के सामने इन तमाम जगहों पर जहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं बड़ा मसला है। अगर एमपी की हम बात कर लें तो एमपी में करो या मरो के हालात हैं शिवराज सिंह चौहान के सामने। ऐसे में देखना होगा क्योंकि 12 वज़रा की किस्मत दांव पर है। तो वहीं अगर बिहार की हम बात कर लेंगे तो नीतीश सरकार के 4 वज़रा की किस्मत दांव पर लगी हुई है। पल पल की अपडेट आपको देते रहें, क्योंकि कई ऐसे मकामात हैं जहां पर ईवीएम में खराबी की खबर मौसूल हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरीके से अमल किया जा रहा है उस पर यह भी हम तस्वीरें लगातार अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। इस बीच जिन जिन रियासतों में आज बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसकी भी तस्वीर और उसका भी अपडेट न्यूज़ 18 उर्दू लगातार दे रहा है। तो एक बार फिर से तमाम बिहार के वोटर से अपील कि आप अपने घरों से निकलें, सबसे पहले वोट कास्ट करें और अपना मुस्तकबिल संवारें, क्योंकि अगले 5 साल आपको अपने नुमाइंदे के हमरा ही रहना है जिन्हें आप चुनेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। शादी का ख्याल आए तो